अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्पेशल एंड लोकल लॉ, ये लेक्चर नंबर 3 है आज इसका। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने इसकी डेफिनेशन, क्लास और क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ इस्लाम के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर के रूबरू उसके सामने कौन कौन शख्स पेश हो सकते हैं या हाजिर हो सकते हैं। कौन शख्स रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पेश हो सकता है। अगर किसी आदमी को कोई काम है रेवेन्यू ऑफिसर के सामने, उसके पास है, तो वो खुद असालतन या खुद हाजिर होगा। अगर वो खुद हाजिर नहीं हो सकता तो फिर वो मुख्तारतन अपने किसी मजाज आदमी के जिसको उसने अथॉरिटी दी हो उसके जरिए से हाजिर होगा। और तीसरी सूरत है वकालतन, किसी वकील अटॉर्नी के जरिए से वो वहां पर हाजिर हो सकता है। 3 तरीकाकार हैं रेवेन्यू ऑफिसर के सामने उसके रूबरू पेश होने के लिए। अब हम देखते हैं कि क्या रेवेन्यू ऑफिसर के पास कोई ऐसे इख्तियारात हैं कि जिनकी रूह से वो किसी आदमी को तलब कर सकता है या उससे उसके पास किसी शख्स के पास अगर डॉक्यूमेंट हो, कोई दस्तावेज हो, उस दस्तावेज को तलब कर सकते हैं। लैंड रेवेन्यू एक्ट की सेक्शन 22 है, पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू समन अ पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। सेक्शन 22 के तहत रेवेन्यू ऑफिसर ये इख्तियार रखता है कि वो किसी भी शख्स को शहादत देने के लिए अपने रूबरू तलब कर सकता है या उसकी तहवील में कोई दस्तावेज है, उस दस्तावेज को पेश करने के लिए वो हुक्म दे सकता है। अब रेवेन्यू अफसर किसी शख्स को जब तलब करेगा तो उसका तरीकाकार क्या होगा। एक तो वो किसी शख्स को एविडेंस देने के लिए तलब कर सकता है, किसी को कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए तलब कर सकता है, किसी के खिलाफ अगर कोई शिकायत है उसको वो समन कर सकता है, तलब कर सकता है। तो ऐसी सूरत में जब उसने तलब करना हो किसी को तो वो क्या तरीकाकार इख्तियार करेगा, मोड ऑफ समन क्या होगा। ये है सेक्शन 23 में ये तरीकाकार दिया गया है कि तहरीरी समन होना चाहिए रेवेन्यू अफसर की तरफ से, उसके ऊपर उसके दस्तखत होने चाहिए और मोहर लगी होनी चाहिए जिस समन को वो किसी शख्स को तलब करने के लिए भेजेगा। अब वो समन जब वो जारी करेगा सेक्शन 23 के तहत तहरीरी समन होगा, तहरीरी नोटिस होगा, उसके ऊपर उस मुतल्लिका रेवेन्यू अफसर के दस्तखत होंगे और मोहर लगी होगी, तो वो उसका रेवेन्यू ऑफिसर का या रेवेन्यू कोर्ट्स का या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई शख्स जिसको प्यादा कहा जाता है वो लेकर पैदा उसको इतला देने वाला प्यादा वो लेके जाएगा। तो वो आगे सेक्शन 24 में वो तरीकाकार दिया गया है कि कैसे उनकी जो है वो तामील कैसे करवाएगा, मोड ऑफ सर्विस क्या होगा। सबसे पहली बात यह है कि जिस शख्स के नाम वो समन होगा, नोटिस होगा, उससे अज खुद उसकी तामील करवाई जाएगी। अगर वो शख्स मौजूद नहीं है तो उसके घर के किसी मेल बालिग शख्स पर उसकी तामील करवाई जाएगी जो उसके साथ रहता हो। और अगर ऐसी सूरत नहीं है तो फिर उसका कोई मुख्तार हो जिसको उसने अटॉर्नी दिया हो, उसके बजरिया मुख्तार उसकी तामील करवाई जाएगी। अगर ये सारे तरीकाकार मौजूद ना हो तो फिर ये ऐसी सूरत हो सकती है कि वो बंदा किसी दूसरे जिला में रहता हो, तो फिर वो सामान उस जिला के कलेक्टर को जाएगा और कलेक्टर इसी तरीके से तामील करेगा, प्यादा भेजेगा और उसकी तामील करवा देगा। अगर तो वो शख्स मौजूद नहीं है, बाहर गया हुआ है, तामील से इनकारी है, छुप जाता है, कोई भी सूरत है, फिर भी उसका तरीकाकार वज़ा किया गया है, उसको कहते हैं 2 पर्दा नोटिस। 2 पर्दा से
प्यादा को उसी नोटिस के 2 परत दिए जाएंगे। एक परत वो उसके घर के दरवाजे के ऊपर चिपका करेगा, क्योंकि वो वहां पर हाजिर नहीं है या नहीं उसको मिल रहा तामील करने के लिए। दूसरा परत वो उसके ऊपर लिख के कि मैंने ये परत फलां तारीख को उसके दरवाजे के ऊपर चिपका कर दिया, वो आके वापस रेवेन्यू अफसर के पास जमा करवाएगा। तो इस तरह बजरिया चिपकानगी भी तामील होती है। फिर अगर रेवेन्यू अफसर ये समझता है कि आम तरीकाकार से उसकी तामील नहीं हो सकती, तो बजरिया रजिस्टर्ड डाक उसकी तामील करवा सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तामील करने के लिए उसको कोई ऐसा और तरीकाकार नहीं मिलता, तो फिर वो बजरिया ड्रम, बीटिंग ऑफ ड्रम या ढोल पीट कर तो वो उसकी तामील करवाएगा। किसी शाराए आम उसके शाराए आम पर या किसी ऐसे रास्ते पर कि जहां से उस शख्स का गुजर होता हो और आम लोगों की गुजरगाह हो, जिसको चौरास्ता का नाम दिया गया है, वहां पर बीटिंग ऑफ ड्रम या ढोल पीट के तो फिर वो प्यादा तामील कराएगा, ऐलान करेगा कि फलां शख्स के नाम ये समन है, वो फलां तारीख को फलां रेवेन्यू अफसर के रूबरू हाजिर हो जाए। अब रेवेन्यू अफसर जो कार्रवाई करेगा किसी भी तरह की, वो उसकी जो जबान होगी वो उर्दू जुबान में करेगा, और अगर कोई डिफॉल्टर है या बाकीदार है तो उसकी अरेस्ट के लिए रेवेन्यू ऑफिसर वारंट भी जारी कर सकता है। सेक्शन 30 इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर को इंपावर करती है कि वो किसी प्रीमिसेस के अंदर, बिल्डिंग के अंदर या किसी जो है वो पर्पस के लिए वो इसके अंदर दाखिल हो सकता है। सेक्शन 30 के तहत पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स टू एंटर अपॉन एनी लैंड्स और प्रीमिसेस, यानी किसी जमीन के अंदर या किसी भी बिल्डिंग के अंदर बगैर पैमाइश वगैरह वो इंटर होने का इख्तियार सेक्शन 30 ने रेवेन्यू अफसर को दिया है। और इसी तरह जो रेवेन्यू अफसर के बैठने की जगह होगी वो कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन आम हालात में जहां पर उसकी जाए तैनाती होगी वो उस ऑफिस में बैठेगा, लेकिन किसी भी जगह पर बैठकर रेवेन्यू अफसर अपने फंक्शन सर अंजाम दे सकता है। अगर रेवेन्यू अफसर छुट्टी के रोज अय्याम तातीलात में अगर कोई कार्रवाई कर लेता है तो वो भी इलीगल तस्वर नहीं होगी, वो भी जायज करार पाएगी। और सफा जो इसकी सेक्शन 33 है वो ये कहती है कि जो स्टैंप होंगी रेवेन्यू अफसर की वो वक्तन फक्तन जो है वो उनके ऊपर निशान होगा, वक्तन फक्तन वो चेंज होती रहेंगी। रेवेन्यू अफसर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी को जुर्माने की सजा भी दे सकता है। अब हम इंपॉर्टेंट सेक्शन 36 की तरफ आते हैं, विलेज ऑफिसर। सेक्शन 36 विलेज ऑफिसर या ओहदेदारान दे सेक्शन 36 लैंड रेवेन्यू एक्ट है जो उनके मुताबिक रूल रेगुलेटिंग अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा ऑफ विलेज ऑफिसर, ये 36 जो है ये सेक्शन में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये इख्तियार देती है कि वो प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी दे ओहदेदारान के लिए कि वो के किस तरीकाकार के तहत काम करेंगे, वो खिदमत कैसे करेंगे, उनका तकर्रर कैसे होगा, उनको अगर सजा दी जाए तो कैसे दी जाएगी, उनकी मातली अगर करनी हो तो वो किस तरह होगी, उनको बरतरफ करना हो तो उसके लिए क्या ज़ाब्ता-ए-कार इख्तियार किया जाएगा। ये 36 सेक्शन जो है वो इंपावर करती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि वो रूल्स बनाएंगे। अब हम देखें कि रेवेन्यू ये जो विलेज ऑफिसर है ये क्या है। आपने सुना होगा कि नंबरदार निज़ाम हमारे यहाँ राज रहा है इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब सूबा के अंदर भी नंबरदार निज़ाम है और केपी के अंदर भी नंबरदार निज़ाम, सिंध में ये नंबरदार निज़ाम नहीं रहा। लिहाजा जब मगरबी पाकिस्तान
कि वो जो 1 यूनिट कायम करके तो यहाँ पर एक मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दो जो है वो यूनिट्स करार पाए, तो उस वक्त की जो सूबा सिंध था उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। जो नंबरदारी है उसको मुलाजम कंसीडर नहीं किया जा सकता और ना ही वो मुलाजम होता है, बल्कि ये एक इजाफी चार्ज है जो रेवेन्यू ऑफिसरान की तरफ से किसी दे में फर्ज सरंजाम देने वाले शख्स को दिया जाता है। हर एक दे में नंबरदार होता है और एक से ज्यादा नंबरदार भी हो सकते हैं, यानी नंबरदारों की तादाद में कमी बेशी हो सकती है। अगर किसी दे में बाज़ औक़ात एक से ज्यादा कबाइल रहते हैं तो वो कबाइल अगर किसी एक कबीले का बंदा नंबरदार हो तो दूसरा कबीला उसको नहीं मानता, लिहाजा उसको भी अकोमोडेट करने के लिए रेवेन्यू ऑफिसरान जो है वो उस कबीले का भी नंबरदार अपॉइंट करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि नंबरदार जो हैं वो कौन कौन लोग हो सकते हैं। मसलन एक शख्स को नंबरदार मुकर्रर कर दिया गया तो आगे उसकी जो औलाद होगी, बेटे होंगे, वो बतौर वरासत इसको नंबरदारी क्लेम कर सकते हैं। ऐसा शख्स जिसका उस स्टेट या महाल के अंदर कोई अराजी लैंड मौजूद हो, वो शख्स नंबरदार बनने का अहल हो सकता है। और फिर नंबरदार बनने के लिए उसका जाती असर व रसूख और उसका करैक्टर, उसकी एबिलिटी, किरदार उसका, ये भी ज़ेरे गौर ला जाएंगे और उसकी जो फ्रीडम है उसको भी देखा जाएगा। फिर जो स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी है उसको भी मद्देनजर रखा जाता है नंबरदार बनाने के लिए, कि जहां से नंबरदार को सेलेक्ट किया जाता है वो उन लोगों की स्ट्रेंथ को सामने रख के तो वो नंबरदार मुकर्रर किया जाएगा। अब एक आदमी जो नंबरदार मुकर्रर हो जाए, क्या उसको अपने ओहदे से हटाया भी जा सकता है? डिसमिसल ऑफ नंबरदार, यानी नंबरदार की बरतरफी या नंबरदार को डिसमिस करना। अगर किसी शख्स को सजा हो जाए और वो सजा 1 साल या इससे ज़ायद हो तो ऐसे शख्स को नंबरदारी से बरतरफ कर दिया जाएगा। नंबर 2, अगर वो शख्स जो किसी दे में नंबरदार है उससे बावजूद किसी भी वजह से जमीन उसके मलकियत जमीन से खत्म हो जाती है, वो दे में अराजी का मालिक नहीं रहता, तो इस बुनियाद के ऊपर भी उससे नंबरदारी खत्म की जाएगी। जिस मकसद के लिए, जिस इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट ने उसको नंबरदार अपॉइंट किया है, वो मकसद उससे गवर्नमेंट को हासिल नहीं हो रहा, तब भी उसको अपने ओहदे से हटा दिया जाएगा। और अगर वो नंबरदार अपनी जमीन किसी को रहन देता है और वो रहन दे के उसकी पोजेशन यानी कब्जा भी डिलीवर कर देता है, तो ऐसी सूरत में वो नंबरदारी का मुस्तहिक नहीं रहता, उसको नंबरदारी से हटा दिया जाएगा। अगर उसकी जो होल्डिंग है या खाता मलकियत है वो अंडर सेक्शन 71 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट ट्रांसफर हो जाए तो फिर भी उसको नंबरदारी से हटा दिया जाएगा। अगर उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई है, शुरू की गई है, और उस बुनियाद पर, क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बुनियाद पर ही इज अनफिट फॉर दिस जॉब, तो फिर भी उसको अपने ओहदे से हटा दिया जाएगा। अगर वो शख्स बहुत भारी कर्ज में मुब्तला हो जाता है, उसके ऊपर भारी कर्जा आ जाता है और
उसकी वजह से जो है वो मुश्किल में आ गया, तो ये भी उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर कलेक्टर जिला ये महसूस करता है कि वो इस कर्जे की वजह से नंबरदारी चलाने में नाकाम है, तो फिर भी उसको ओहदे से हटा दिया जाएगा। अगर के भी उसकी मेंटल या फिजिकल इनकैपेबिलिटी हो जाती है, वो मेंटली फिट नहीं रहता या फिजिकल इनकैपेसिटी है उसकी, तो ऐसी सूरत में भी उसको ओहदे से हटा दिया जाएगा। अगर वो स्टेट या महाल से मुसलसल गैर हाजिर रहता है, वहां पर मौजूद नहीं रहता, तो इसकी वजह से भी उसको नंबरदारी से हटा दिया जाएगा। अगर उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत आता है कि वो मॉरल या अखलाकी बेरादरी का शिकार है, तो ये भी उसका एक माइनस पॉइंट है। इसकी बुनियाद पर भी उसको ओहदे से हटा दिया जाएगा। अगर वो गैर आईनी गैर कानूनी एजिटेशन के अंदर शामिल होता है, हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बनता है, ऐसी सूरत में भी उसको ओहदा से हटा दिया जाएगा। और अगर वो अपने फराइज सर्जा अंजाम देने में कोताही का मुर्तकिब हो रहा है, तो ऐसी सूरत में भी नंबरदार को अपने ओहदे से हटा दिया जाएगा। अब नंबरदार जो है अगर फोत हो जाता है, तो उसके जो सक्सेसर है, जानशीन है, उनका क्या तरीकाकार होगा अपॉइंटमेंट ऑफ नंबरदार का। अगर कोई शख्स फोत होता है, तो उसका जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसको नंबरदार मुकर्रर किया जाएगा। यानी जो जद्दी हुकूक हैं उनके पेश नजर वो अगला नंबरदार अपॉइंट किया जाता है, और इसमें उसको रकबा, कौम, उसकी बालगी नाबालगी, ये चीजें उनको फोकियत दी जाती है। अगर एक आदमी जद्दी तौर पर वो नंबरदार बन रहा है लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके मुकाबले में एक पढ़ा लिखा शख्स है लेकिन वो सक्सेसर नहीं है, विरासत में उसको नहीं मिल रही है, तो ऐसी सूरत में उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और विरासत में आने वाली नंबरदारी बेशक अनपढ़ शख्स हो उसको दे दी जाएगी। अब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये जो जद्दी हुकूक होते हैं, ये इनको नजरअंदाज किया जाता है। वो कौन कौन से सूरतें होंगी कि जब जद्दी हुकूक नजरअंदाज किए जाएंगे? अगर विरासत में आने के बाद जो शख्स नंबरदार बनने का अहल है या जिसका राइट बनता है बतौर सक्सेसर, उसके पास कोई मलकियती अराजी नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो नंबरदार नहीं बन सकता। और अगर एक दफा एक शख्स जद्दी हुकूक की बिना पर नंबरदारी से नाअहल कर दिया गया, तो दोबारा आगे उसकी औलाद से फिर कोई शख्स उस जद की बुनियाद पर नंबरदारी क्लेम नहीं कर सकेगा। किसी नंबरदार को अपने ओहदे से हटा दिया जाता है। अगर हटा दिया गया तो उसका कोई बेटा उसका वारिस होने के नाते या उसके वारिस होने की बिना पर नंबरदारी क्लेम नहीं कर सकता, वो भी नंबरदारी से महरूम हो जाएगा। अगर कभी सजा होने पर या क्रिमिनल एक्ट में मुलव्वस होने की बिना पर या अपने ड्यूटी से अंजाम ना देने की बिना पर किसी नंबरदार को डिसमिस कर दिया गया, तो उसके बेटे को फिर नंबरदारी पर नहीं रखा जाएगा। अगर
उसकी जो हेडमैन है या नंबरदार है, उसके जो सक्सेसर हैं वो सक्सेशन या जानशीनी के लिए, नंबरदारी की जानशीनी के लिए फिट होते हैं, तो और वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी भी रखते हैं, तो ऐसी सूरत में वो नंबरदारी के लिए एल होंगे। और नंबरदारी के लिए कुछ फीमेल जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं कि नंबरदार की ड्यूटीज या फराइज क्या है। ड्यूटीज ऑफ नंबरदार या नंबरदार के फराइज। नंबर 1, मुकर्ररा तारीख तक या को लैंड रेवेन्यू या मालिया जमीन इकट्ठा करने का पाबंद होगा नंबरदार। और जो रेवेन्यू उसने इस स्टेट से, महार से हासिल किया, उसको वो रेवेन्यू ऑफिसर तक पहुंचाने का जिम्मेदार होगा। इससे हट के कोई रेंट है या कोई अदर इनकम, कोई अदर जो है वो आमदनी है जो किसी कॉमन लैंड से, मुश्तरका अराजी से हासिल होनी है, उसको जो उसका अकाउंट रखेगा और वो रिसीव करेगा। जो पेमेंट भी वो रिसीव करेगा उसकी तहरीर रखेगा, रिसीव लिखेगा और उसको बुक में महफूज रखेगा। और स्टेट या महाल में जो मुश्तरका अखराजात होंगे, उन अखराजात की निस्बत, उनका हिसाब किताब रखेगा। और अगर देह में कोई आदमी मर जाता है तो उसकी इतला रेवेन्यू ऑफिसर को देगा। इसी तरह अगर देह के अंदर कोई पेंशनर मर जाता है उसकी इतला देगा, उसके जो वरसा होंगे उनकी निस्बत इतला देगा कि फलां फलां लोग उस पेंशनर के वरसा हैं। अगर उस देह के अंदर किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग को, गवर्नमेंट प्रीमिसेस को कोई नुकसान पहुंचता है, इंजरी होती है, तो ऐसी सूरत में भी वो रिपोर्ट करेगा और वो बताएगा कि उसको बिल्डिंग को क्या नुकसान पहुंचा, क्या जो है वो इंजरी पहुंची है। तहसीलदार को वो किसी भी तरह की इंक्रोचमेंट अगर उस देह के अंदर होती है, चाहे वो रोड के ऊपर होती है, किसी क्राउन लैंड के मुताबिक होती है, किसी कॉमन लैंड के मुताबिक उसके ऊपर कोई आदमी इंक्रोचमेंट करता है, तो ऐसी सूरत में भी वो, यदि वो उसके ऊपर तजावुज़ करता है, कोई जमीन के ऊपर मुश्तरका पर्पस के लिए रखी गई है, कोई ईदगाह है, चरागाह है, पीने का पानी है, कब्रिस्तान है, तो इन चीज़ों के ऊपर अगर कोई शख्स उस देह का रहने वाला या बाहर से आके तजावुज़ कर रहा है, उनके ऊपर कब्जा कर रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है, इसकी इत्तला तहसीलदार को ये नंबरदार देगा। इससे हटके किसी रोड के ऊपर या कोई भी ऐसा देह में कहीं भी इंक्रोचमेंट का मामला हो, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर यानी तहसीलदार को वो इत्तला देगा। अपनी तमाम तर सलाहियतें वो बरूए कार लाएगा कि वो अपने फराइज जो है वो अदा करे जो उसकी जिम्मेदारी लगाई गई है। और कलेक्टर को वो वक्तन फक्तन क्रॉप्स इंस्पेक्शन या फसलों की इंस्पेक्शन के लिए वो उसको इतला बहाम पहुंचाता रहेगा और इंतकालात जो दर्ज होते हैं वो दर्ज करवाएगा। यानी देह में कोई आदमी मर गया, उसके कौन कौन से वारिस हैं वो इंतकाल दर्ज करवाने का पाबंद है। जो सर्वे होते हैं या रेवेन्यू ऑफिसरान जो मसाहत करते हैं, अराज़ियात के अंदर सर्वे करते हैं, वो करवाएगा। रिकॉर्ड ऑफ राइट की तैयारी में मामलत करेगा और अदर जो रिकॉर्ड हैं जिसे पीरियडिकल रिकॉर्ड कहा जाता है उसकी तैयारी में नंबरदार मामलत करेगा। और जो उस स्टेट या महाल के अंदर किसी भी तरह का कोई बिजनेस है रेवेन्यू ऑफिसर का, यानी कोई काम है, बिजनेस नहीं, कोई काम रेवेन्यू के मुताल्लिक या लैंड के मुताल्लिक या किसी भी तरह से मामलत चाहिए होगी,
वो मामलत करने का पाबंद होगा। अगर कोई स्टेट या महाल की तरफ कोई समन वगैरह आएगा तो उसको अटेंड करेगा, वो रिसीव करेगा और गवर्नमेंट के तमाम ऑफिसरान जो हैं उनको असिस्ट करेगा और उनके जो पब्लिक ड्यूटीज हैं उनको परफॉर्म करने में उनको असिस्ट करेगा और अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार ला कर जो है वो स्टेट या महाल की बेहतरी के लिए काम करेगा। अगर कोई इंफेक्शस डिजीज या कोई अदरवाइज भी कोई बीमारी ऐसी उस देह के अंदर या महाल के अंदर फैलती है, उसकी निस्बत पटवारी को रिपोर्ट देगा, चाहे वो इंसानों में फैले चाहे जानवरों में फैलती है। और जो पटवारी को वो जो लोगों की डेथ वगैरह होंगी उनके जो राइट होल्डर्स होंगे उनकी निस्बत वो इतला वहां पहुंचाएगा। और किसी स्पेशल यानी खास या किसी आम डायरेक्शन कलेक्टर की डायरेक्शन के ताबे कि वो पर्सनल इन्फ्लुएंस या अपना ज़ाती असर और रसूख इस्तेमाल करके जो रेवेन्यू होगा वो उसको इकट्ठा करेगा, या अगर मिलिट्री के लिए कभी जरूरत पड़ती है लोगों की भर्ती की, उनको भर्ती अपना ज़ाती असर रसूख इस्तेमाल करके उनको भर्ती करवाएगा और हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो विलेज के अंदर जो पोस्टमैन होगा उसको भी असिस्ट करेगा, उसकी मदद करेगा और लोगों का जो ये जो पब्लिक मनी है उसको तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए काम करेगा और गांव के अंदर जो भी वैल्यूएबल थिंग्स होंगी वो सारी करने का जिम्मेदार होगा। अब हम देखते हैं कि अगर किसी नंबरदार को नाबालिग शख्स को अगर नंबरदार मुकर्रर कर दिया जाए तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ये कलेक्टर जिला के पास मुकम्मल तौर पर इख्तियार है कि वो किसी भी नाबालिग शख्स को बतौर नंबरदार के अपॉइंट कर सकता है और उस दौरान में जब तक वो नाबालिग है उसका जो सरपरस्त होगा, गार्डियन होगा, उसके जरिए से फराइज सरंजाम दिए जाएंगे। और क्या सरकारी मुलाजमीन का तकर्रर बतौर नंबरदार किया जा सकता है? नंबर 1, किसी सरकारी मुलाजिम को बतौर नंबरदार अपॉइंट नहीं किया जाएगा। कोई शख्स जो गैर हुकूमती हो, उस इलाके या देश का रहने वाला ना हो, उसको बतौर नंबरदार अपॉइंट नहीं किया जाएगा। और अगर जब तक किसी मुस्तकिल नंबरदार का तयन नहीं हो जाता, तकर्रर नहीं हो जाता, उस वक्त तक के लिए रेवेन्यू ऑफिसर या कलेक्टर किसी शख्स को आर्जी नंबरदार तैनात कर सकता है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं कि रिकॉर्ड ऑफ राइट या पीरियडिकल रिकॉर्ड, ये क्या होता है? और लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो रिकॉर्ड ऑफ राइट और पीरियडिकल रिकॉर्ड के बारे में समझना कि ये होता क्या है और ये इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं,
इसको लैंड रेवेन्यू एक्ट की सेक्शन 39 डील करती है। सेक्शन 39 रिकॉर्ड ऑफ राइट एंड पीरियडिक रिकॉर्ड। रिकॉर्ड ऑफ राइट को मिसल हकीयत कहते हैं और पीरियडिक रिकॉर्ड को मिसल मियादी कहा जाता है। सबसे पहले हम आसानी के लिए ये समझते हैं कि रिकॉर्ड ऑफ राइट होगा क्या और मिसल हकीयत किसको कहा जाएगा और पीरियडिक रिकॉर्ड क्या होगा। जब बर्रे सगीर के अंदर बंदोबस्त शुरू हुआ, अराजियात की पैमाइश करना, उनके मालकान के बारे में जानना, उनके कागजीन के बारे में, अराजी की हैयत नवैयत के बारे में कि ये किस किस्म की ज़मीन है, हैली है, मियानी है, रकड़ है, बंजर है, खालसा है, शामलात है, मलकियती है, मतरूका है, किस तरह के अराजी, उनकी मसाहत करना, उनके अंदर जाना, मालकों का रिकॉर्ड रखना, कागजों का रिकॉर्ड रखना, वहाँ उनके अंदर अराजियात के अंदर अगर कोई चश्मे हैं, कुएं हैं, उनके बारे में गैल है, रास्ता है, पूल है, पानी है, खाला है, कोई चीज। तो जब भी बंदोबस्त होता है या बंदोबस्त में जो रिकॉर्ड तैयार किया जाता है उसको मिसल हकीयत का नाम दिया जाता है। तो मिसल हकीयत क्या हुआ, आसानी से समझने के लिए कि मिसल हकीयत या रिकॉर्ड ऑफ राइट दौरान बंदोबस्त तैयार होने वाला रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड ये होगा किसका, अराजी का रिकॉर्ड होगा। और मिसल हकीयत के बाद यानी बंदोबस्त हो गया, मिसल हकीयत तैयार हो गई, तो अमूमन 25 साल के बाद मिसल हकीयत तैयार होनी जरूरी है, लेकिन दरमियान से पहले और इस बंदोबस्त के बाद जो भी वक्तन फक्तन रिकॉर्ड मुरतब होता रहेगा उसको मिसल मियादी कहा जाएगा। ये हैं बुनियादी चीजें कि जो मिसल हकीयत और मिसल मियादी हैं। अब हम ये देखते हैं कि मिसल हकीयत में क्या क्या चीजें शामिल हैं, कौन कौन सी दस्तावेजात या डॉक्यूमेंट। नंबर 1, इसमें नक्शा जात शामिल होंगे। नक्शा जमीनों का नक्शा बनाया जाएगा, अलग अलग खसरा नंबर उसमें शो किए जाएंगे। एक कपड़े के ऊपर वो तैयार किया जाता है जिसको जो लट्ठे का कपड़ा होता है और उस नक्शे को लट्ठा कहा जाता है। उसके ऊपर अराजियात के अपने अपने जो है वो खसरा नंबर किसका कहाँ तक है वो, और उसमें एक मखसूस लाइन यहाँ से यहाँ तक जाती है तो उसको वो नंबर दे दिया जाएगा, पता लगेगा कि वो कितना है। अगर यहाँ से सेंटियों के हिसाब से होगी तो इतने सेंटी, तो अलग से वहाँ पर लिखा जाएगा कि फी सेंटी कितने क्रम के बराबर होगी। ये आगे चल के तो आपको इस बारे में भी हम तफसील से पढ़ेंगे कि क्रम कितना लंबा होता है, मरले में कितने क्रम होते हैं और किनार में कितने मरले होते हैं वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आएंगी अपने टाइम पर। अब ये जो नक्शा होता है इसको हम नक्शा हदबस्त भी कहते हैं। नक्शा हदबस्त से मुराद हो गया हद
आसानी से समझ में आने वाली चीज है, किसी चीज का एंड, आखिर, याद, एक नंबर से दूसरे नंबर तक, नंबर का यहाँ एंड हुआ, इसको हद कहा जाएगा। तो मिसल हकीयत में जो सबसे पहली चीज होगी वो नक्शा हददस्त होगा। नंबर 2, फील्ड में या खेतों का नक्शा। खेतों का नक्शा या फील्ड में, और खसरा और खसरा और रजिस्टर ऑफ फीट। ये डॉक्यूमेंट हैं जो मिसल हकीयत में होते हैं। नंबर 1 जो हो गया कि नक्शा जात आगे, फिर इसमें हम मालकान अराजी, मालकान अराजी, काबजीन और टेनेंट या मज़ेरे अगर हों, उनके मुताल्लिक लिखा जाएगा। और फिर उस अराजी से कोई शख्स मुनाफा हासिल करने का या पैदावार हासिल करने का या उसके ऊपर कब्जा का अगर मुस्तहिक है, उसके मुताबिक लिखा जाएगा। और जो जिन शख्सों के बारे में लिखा जाएगा उसके ये तफसील होगी कि इनके इस मखसूस अराजी के अंदर क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या हुकूक हैं। फिर इसमें लगान, यानी लगान वो होता है जो टेनेंट मालिक को अदा करता है, इससे हटके मालिया या मामला ज़मीन और रेट वगैरह इसमें जो अदायगियाँ होनी हैं, किन अशखास के ज़िम्मे हैं और किस शख्स को अदायगी होनी है, और गवर्नमेंट के लिए जो गवर्नमेंट को वाजिब अदायगियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, इसके मुताबिक लिखा जाएगा। फिर नक्शा रवाजात भी मिसल हकीयत के अंदर आएगा और शजरा कुश्तवाड़ भी शामिल होगा। और ऐसी कोई दस्तावेजात जिसको हुकूमत अगर मुनासिब समझे वो भी इसके अंदर शामिल की जाएंगी। ये वो सारी दस्तावेजात हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम तफसील से मिसल हकीयत के बारे में पढ़ेंगे, वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मिसल हकीयत का वो फॉर्म कैसा होता है, उसमें क्या क्या इंदराजात होते हैं, ये सारी तफसीलात। और फिर उसके बाद मिसल मियादी भी हम पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसका जो रजिस्टर होता है वो कैसा होता है। ये सारी तफसीलात इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो सिटी लॉ कॉलेज रावलाकोट आज़ाद कश्मीर की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। आप सिटी लॉ कॉलेज रावलाकोट आज़ाद कश्मीर की वेबसाइट पर इसको सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर बराह रास्त क्वेश्चन करना चाहें तो सिटी लॉ कॉलेज रावलाकोट के व्हाट्सएप ग्रुप में आकर बराह रास्त क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।